बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म इस समय अप्लाई हो रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा जो यक्ष पर्सन है, एक टेंशन वाला पर्सन है, वो ये है कि बीएड करना बेहतर है या बीटीसी, जिसका अभी नया नाम डीएलएड चल रहा है, या डीएलएड करना बेहतर है, या इंटर के बाद जो है वो हम बीएलएड कर लें। लेकिन जो अधिकतर मात्रा में स्टूडेंट हैं उनकी क्या स्थिति है कि वो अपने दोस्तों पर निर्भर रहते हैं कि अगर उनका दोस्त जो है वो बीएड कर रहा है तो वो बीएड की तरफ मुड़ जाते हैं, और अगर वो डीएलएड कर रहा है तो डीएलएड की तरफ मुड़ जाते हैं। और जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जो बीएड वाले हैं वो बाहर कर दिए गए हैं प्राइमरी से। तो एक ऐसा माहौल बन गया कि बीएड वालों की नौकरी खत्म। अरे भैया, बीएड वालों का अलग फील्ड है, बेसिक वालों का अलग है जो डीएलएड करते हैं। इन दोनों का आपस में कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के में अतिक्रमण कर रहे हैं या कोई समस्या खड़ी कर रहे हैं। वो अपना फील्ड है। मान के चलिए कि कक्षा 1 से बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है। अब कक्षा 1 से क्या है, कक्षा 1 से लेके जो 5 तक का फील्ड है ये बेसिक का है, जहां पे अधिकार है पूरे का पूरा किनका अधिकार है, प्राइमरी वालों का, प्राइमरी वाले काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो कक्षा 6 से लेके इंटर तक मान के चलिए, वहां पे बीएड वालों का क्षेत्र है, वहां अपने बीएड वाले काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अतिक्रमण यहां पे हो रखा है डीएलएड वालों का, जो कि काम कर रहे थे 6 से लेके 8 तक में भी, और थोड़ा अतिक्रमण अभी बीच में एक आदेश आया था उससे अतिक्रमण हो गया था बेसिक में। बेसिक में क्या हो गया था कि जो आपके बीएड वाले हैं वो बेसिक में भी अप्लाई कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, ये सिस्टम खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये देखिए बीएड का अपना अलग फील्ड है और आपका प्राइमरी का अलग फील्ड है। ये इस पे तय नहीं होगा कि आपका दोस्त बीएड कर रहा है या बीटीसी कर रहा है या आपके घर वाले क्या कह रहे हैं। ये 3 कंडीशन हैं, वो 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग आप तय करेंगे कि आप बीटीसी करेंगे या आप बीएड करेंगे। जैसे मेरे भी कई स्टूडेंट हैं तो उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनके आगे भी ये समस्या है कि वो बीएड करें या बीटीसी करें। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि वीडियो उन्हीं के लिए है जो अभी अगली बार सोच रहे हैं या इस बार सोच रहे हैं कि क्या करना, ये उनके लिए भी है। तो ये 3 कंडीशन हैं, उन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग आप तय करोगे कि आप बीएड करोगे या आप बीटीसी करोगे। दोनों में काफी अंतर है, एक चीज नहीं है। तो वो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है वो होना आपके अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंट है वो आपके अंदर है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो आपके अंदर है। तो आपको तय करना है कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपको छोटे बच्चों को पढ़ाने में रुचि है, पहले तो यही समझ लो कि डीएलएड बीटीसी क्या होता है, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते हैं। कई केस में जो है वो 6 से 8 में भी अप्लाई कर देते हैं। और बीएड वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, 6 के बाद जो इंटर कॉलेज होते हैं वहां पे पढ़ाते हैं। डीएलएड कौन करेंगे, डीएलएड किन के लिए करना सही है और बीएड किन के लिए करना सही है। तो हम बात कर रहे हैं डीएलएड की। तो डीएलएड वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कुछ सब्जेक्ट टीचिंग लाइन में कॉम्बिनेशन मांगते हैं कि अगर आपने उन सब्जेक्टों के साथ आपका ग्रेजुएशन नहीं है और आपने बीएड कर लिया तो आपका बीएड बेकार जाएगा, लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशन है तो आपका बीएड सक्सेस है। अब ऐसी स्थिति में आपका बीए तो हो गया, तो बिना कॉम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन आप जानते ही हैं, इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हिंदी जो है उसको संस्कृत का कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, जो एसएसटी के 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनमें से कोई 2 अंतिम वर्ष में होना चाहिए। पर कई बार स्टूडेंट के साथ क्या होता है, उन्होंने एक हिंदी ले ली एक हिस्ट्री ले ली तो कॉम्बिनेशन खराब हो गया, समझ रहे हैं आप। या कई बार उन्होंने क्या करा, एक कोई और सब्जेक्ट ले लिया, मतलब पॉलिटी ले लिया, और एक सब्जेक्ट ले लिया उन्होंने कि हिंदी ले लिया, या दूसरा ले लिया संस्कृत ले लिया। तो ऐसे में संस्कृत से कॉम्बिनेशन बन जाएगा पर दूसरे सब्जेक्ट से नहीं बनेगा। तो जहां पे आपका कॉम्बिनेशन विषय का नहीं बन रहा है, कोई ऐसे सुसंगत सब्जेक्ट नहीं है, तब आप डीएलएड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। और बीटीसी जो है इसका पुराना नाम है, बीटीसी जो है इसका पुराना नाम है। तो आप डीएलएड कब कर सकते हैं, जब आपका कॉम्बिनेशन नहीं है। पता लगा आपने एक ज्योग्राफी ले लिया और एक ले ली हिंदी, तो ना तो हिंदी का ही कॉम्बिनेशन बना ना ही ज्योग्राफी का बना। ठीक है, तो इस तरीके में पहली कंडीशन आपको यह अप्लाई करना है, क्या कॉम्बिनेशन है या नहीं है। अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप क्या करें, डीएलएड कर लें, घाटा नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, आप ऑलराउंडर हैं। अगर आप ऑलराउंडर है और खिचड़ी सब्जेक्टों में आपको बहुत मजा आता है। खिचड़ी सब्जेक्ट का मतलब ये है, बेसिक का मतलब मान के चलिए अगर आप डीएलएड कर रहे हैं और डीएलएड करने के बाद आप किसी भी बेसिक में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी पेपर आएगा तो वो खिचड़ी सब्जेक्टों के साथ आएगा। जिसमें खिचड़ी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, 4 प्रमुख ग्रुप होते हैं। पहला होता है आपका विज्ञान वर्ग। क्या होता है, विज्ञान वर्ग।
विज्ञान वर्ग में आप जानते हैं क्या क्या होता है। इसके बाद क्या है, कला वर्ग। फिर क्या होता है आपका भाषा वर्ग। भाषा वर्ग के बाद CDP। क्या होता है, CDP। तो अगर आप ऑलराउंडर हैं, आपके सभी विषयों में रुचि है और सारे विषय आपको पढ़ना अच्छे लगते हैं, जिसमें क्या क्या, विज्ञान वर्ग। विज्ञान में क्या आ जाता है आपका, विज्ञान आ जाता है, साइंस आ जाती है और मैथ आ जाती है, कंप्यूटर आ जाती है, रीजनिंग आ जाता है। ठीक है, अगर ये आपको इनमें इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। कला वर्ग में क्या क्या आ जाता है आपका, चारों तो वही आ जाते हैं, कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इसके बाद क्या जाता है, करंट अफेयर, और क्या आता है आपका EVS। ठीक है, भाषा में क्या आता है, तीनों भाषाएं होती हैं, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया और संस्कृत भी, जैसे सुपर टेट का था, तीनों भाषाएं थी, हिंदी भी थी, संस्कृत भी थी, अंग्रेजी भी थी, तो ये हो गया। और CDP आप जानते ही हैं, बाल विकास। तो अगर इन सब खिचड़ी सब्जेक्टों को पढ़ने में आप ऑलराउंडर हैं, आपको मजा आता है, तो आप बेफिक्र होकर डीएलएड कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है कि छोटे बच्चों में आपकी रुचि है, यानी बेसिक में पढ़ाने की आपकी बहुत इच्छा है, छोटे बच्चों में आपका मन लगता है, उनको पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, तब आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड। तो डीएलएड कौन लोग कर सकते हैं, जिनमें 3 कंडीशन अगर वो फुलफिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन है उनका, 3 कंडीशन वो पूरी कर रहे हैं कि उनका कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप करिए। और आपको ऑलराउंडर सब्जेक्टों में मजा आता है। अब पता लगा आपकी मैथ वीक है, साइंस वीक है, मजा आता ही नहीं है अधिकतर सब्जेक्टों में, समुंदर लगता है, तो भाई इससे थोड़ा दूर रहिए। या फिर आपको छोटे बच्चों में रुचि नहीं है, तो ये 3 कंडीशन अगर आपके पास है तो आप डीएलएड कर लीजिए। छोटे बच्चों में रुचि है, आप ऑलराउंडर हैं और आपका कॉम्बिनेशन नहीं है। 3 बातें क्लियर हो गई। अब बात आई कि बीएड कौन करें, तो बीएड के लिए पहली कंडीशन चाहिए कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में 2 सब्जेक्टों का तो बहुत ध्यान रखना है। पहला हिंदी का, अगर बीए में हिंदी है तो हिंदी के साथ आपका संस्कृत होना बहुत जरूरी है। क्या होना, संस्कृत होना बहुत जरूरी है। अगर हिंदी के साथ संस्कृत नहीं और आपने बीएड कर लिया तो बेकार जाएगा, पहले समझ लीजिए। और एसएसटी के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनमें से कोई भी 2 आपके फाइनल ईयर में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक है इकोनॉमिक्स और एक है हिंदी, तो आपका बात नहीं बनेगी। तो अगर कॉम्बिनेशन है बीए में तभी आप बीएड करने की सोचें, अन्यथा ना सोचें बीएड करने की। दूसरी बात, आपकी एक विषय में रुचि है, यानी आपको अगर ये खिचड़ी सब्जेक्टों में मजा नहीं आता, आप सोचते हैं कि मैं साइंस भी नहीं पढ़ना चाहता, मैथ भी नहीं, और आपका रीजनिंग भी नहीं, कंप्यूटर भी नहीं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये मेरा मन नहीं करता रुचि में, मेरा मन एक सब्जेक्ट में लगता है, तब आप बीएड कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे खास बात क्या है, आपकी एक विषय में रुचि होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो रीढ़ है और जो सारे का सारा खेल है, इंजन है, वो क्या है, एक विषय है। इसके अलावा बड़े बच्चों को पढ़ाने में आपको मजा आता है। मान के चलिए जो माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं, तो इसके लिए आप बीएड कर सकते हैं। तो एक मोटी बात क्लियर हो गई, कॉम्बिनेशन नहीं है तो डीएलएड करिए, कॉम्बिनेशन है तो बीएड करिए। ठीक है, खिचड़ी सब्जेक्टों को पढ़ने में मजा आता है, सारे के सारे सब्जेक्ट जितने होते हैं तो डीएलएड करिए, और अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता है तो अपना बीएड करिए। ठीक है, छोटे बच्चों में विशेष रुचि है तो भाई डीएलएड करिए, बड़े बच्चों में है पढ़ाने में तो आप उनको जो पढ़ाएंगे तो इसके लिए आप माध्यमिक स्तर पढ़ाने के लिए आप बीएड करिए। एक चीज क्लियर हो गई कि आपको किसको डीएलएड करना है और किसको बीएड करना है। ठीक है, अब दूसरी बात जो आती है कि दोनों चीजों में जॉब हम कहां कहां कर सकते हैं, दोनों चीजों में जॉब हम कहां कहां कर सकते हैं। तो देखो जॉब में क्या है, और जो आप जॉब करेंगे उनका ये सिलेबस रहेगा। यहां एक चीज और बता दूं कि आप जो डीएलएड से जॉब करेंगे तो वहां पे आपके ये सब्जेक्ट आने ही आने हैं, क्लियर कर लीजिए। विज्ञान वर्ग में मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, कंप्यूटर है, आना ही आना है। कला वर्ग में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, करंट अफेयर, ईवीएस आना ही आना है। भाषा में भले ही 3 ना आए, 2 आना ही आना है। सीडीपी आना ही आना है। अब अगर आप बीएड स्तर से कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपका अपना सब्जेक्ट आना ही आना है, भारी मात्रा में आएगा। और मान के चलिए अगर ये 80% आ रहा है तो थोड़ा सा परसेंट क्या आएगा, जीएस आएगा। और इसके बाद क्या आएगा आपका लैंग्वेज,
यानी यहां पे आपका सब्जेक्ट आएगा, जीएस आएगी और लैंग्वेज आएगा। लेकिन अगर टीजीटी पीजीटी देंगे तो वहां कुछ नहीं आएगा, वहां केवल आपका सब्जेक्ट आएगा। लेकिन चूंकि जो आगे आने वाली टीजीटी पीजीटी है उसमें क्या है, सब्जेक्ट के साथ जीएस आएगा। ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं का अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन सबसे कॉमन जो होता है बीएड वालों के लिए वो उनका सब्जेक्ट होता ही होता है। अब बात आई कि हम कहां कहां जॉब कर सकते हैं, दोनों में से किस में, कि कौन कौन सी जगहें हैं। तो देखिए, जो भी स्कूल चल रहे हैं वो भी 3 स्तर पर काम कर रहे हैं। 3 स्तर का मतलब, एक तो आपका पीआरटी लेवल हो गया, कक्षा 1 से 5 तक का, आप जानते ही हैं। दूसरा लेवल कौन सा हो गया, कक्षा 6 से लेके 8 तक का, जिसको आप टीजीटी कह सकते हो। और फिर दूसरा लेवल क्या हो गया, जूनियर कह सकते हो, जूनियर लेवल हो गया। फिर टीजीटी का लेवल जो हो गया इससे ऊपर हो गया आपका कक्षा 9 10। इसके बाद पीजीटी का जो है वो 11 12 हो गया। ठीक है, तो आप कॉलेज देखिए कौन कौन से कर सकते हैं। जैसे केवीएस है, आप डीएलएड करके केवीएस पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। आप डीएसएसबी पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो यूपी बेसिक में, यूपी का बेसिक में अप्लाई कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं, बेसिक में। इसके अलावा अन्य राज्यों के बेसिक में अप्लाई कर सकते हैं। पर 4 जॉब ऐसी हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, या लोगों को पता होगा तो छोटे स्तर पे, कम स्तर पे लोगों को पता है, कम पता है, ज्यादा नहीं पता है। वो जो आपकी जॉब है वो है कौन सी, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। कौन से, केंद्र शासित प्रदेश, आपने पढ़ा होगा केंद्र शासित प्रदेश। इन केंद्र शासित प्रदेश में भी पीआरटी की वैकेंसी आती हैं, और वो वैकेंसी कैसी होती हैं, ऑल इंडिया के लिए होती हैं। तो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम लोगों का यहाँ फोकस होता है, बहुत कम लोगों को पता लगती है, लोग ज्यादा इसके जानकारी नहीं रखते। दूसरी भर्ती जो होती है आपके जो सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में जो उपकरण कार्यक्रम होते हैं। कौन से, उपकरण कार्यक्रम, जैसे गेल हो गया, भेल हो गया। ठीक है, और आपका इफको हो गया। जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जो काम करती हैं, यानी उपक्रम कार्यक्रम जो होते हैं, जैसे अपने इफको है आंवला में। ठीक है, तो उसी तरीके से जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, गेल है, भेल है, तो ये क्या करती हैं, ये भी अपने इंटर कॉलेज चलाती हैं, जो कि पूर्णतः सीबीएसई बोर्ड के होते हैं। वो गवर्नमेंट ही इनको पैसा और सैलरी देती है टीचरों को, ये कोई प्राइवेट नहीं होते। तो दूसरे जो सार्वजनिक जो उपक्रम क्षेत्र होते हैं जहां पे उपकरण बनते हैं वहां पे होता है। और चौथे नंबर पे रेलवे के अपने इंटर कॉलेज होते हैं। किसके, रेलवे के। किसके होते हैं, रेलवे के होते हैं। और अगर विदेश में जॉब करना चाहते हैं पीआरटी की, तो दूतावास एम्बेसी के स्कूल होते हैं। किसके होते हैं, दूतावास एम्बेसी के स्कूल। बहुत कम लोगों को पता होता है इनके बारे में। 4 वैकेंसी तो ऐसी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, आपके जो उपकरण बनाने वाले क्षेत्र हो गए, और रेलवे के इंटर कॉलेज हो गए, दूतावास। इन सभी में पीआरटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाओ बीएड में। बीएड करने के बाद आप कहां का अप्लाई कर सकते हो, तो जैसे ये केवीएस लिखा है, तो केवीएस के टीजीटी में और पीजीटी में, डीएसएसबी के टीजीटी में और पीजीटी में, और यूपी टीजीटी और पीजीटी एडेड जूनियर में, एडेड जूनियर में आप अप्लाई कर सकते हो। अब कह रही है कि जो प्रमोशन है वो नहीं होगा, जो बेसिक से प्रमोशन हो जाता था ऊपर, उस पर रोक लगाई जा रही है, ऐसी खबरें आपने भी सुनी होंगी। ठीक है, अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों में 3 स्तर पे होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। बीएड करने के बाद आप केंद्र शासित प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी लेवल पढ़ा सकते हो। और जो आपके सेल, गेल, भेल, इनके जो कॉलेज होते हैं, इफको के होते हैं, इसमें भी टीजीटी पीजीटी लेवल पढ़ा सकते हो। और इसके बाद जो रेलवे के भी इंटर कॉलेज होते हैं वहां भी आप टीजीटी पीजीटी लेवल पे, और दूतावास एम्बेसी में भी आप टीजीटी पीजीटी लेवल पे जो है वो पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया कि आप कहां कहां पे पढ़ा सकते हो। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा और भी कई वैकेंसी आप जानते हैं, जैसे बीएड वाले एलटी ग्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, जीआईसी प्रवक्ता में अप्लाई कर सकते हैं, और एक अधिकारी की वैकेंसी आती है, क्या नाम है उसका, वीईओ, जो इस समय शायद आ गई है। ठीक है, आप देखते होंगे न्यूज में, बीईओ इसको कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। जो खंड शिक्षा अधिकारी है उसमें बीएड मांगते हैं, और वहां भी ये काम आता है। और आप बीएसए बनना चाहते हैं, हालांकि पीसीएस कराता है, बीएसए सारी प्रक्रिया पीसीएस की होती है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आप बीएड करे होते हैं तो आपका वो कॉन्फिडेंस, आपका काम करने का तरीका अलग ही झलकता है।
ठीक है, कहते हैं ना कि काम का तरीका आना चाहिए, भले ही काम करो या मत करो। तो आपने समझा कि कहां कहां आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोनों स्कूल। मोटी सी बात है कि बेसिक लेवल में जहां भी स्कूल है वहां डीएलएड वाले अप्लाई करेंगे, और बेसिक से ऊपर है वहां पे कौन करेंगे, आपके बीएड वाले करेंगे। अब एक बात आई कि जो नए स्टूडेंट हैं जो भी बीएड करने की सोच रहे हैं या डीएलएड करने की सोच रहे हैं, या फिर वो अभी एडमिशन ले लिए हैं, उनका एक सेमेस्टर हो गया है या पहला साल है, तो भाई वो तैयारी कैसे करें, वो तैयारी कैसे करें, उनका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करें कि उन्हीं 2 साल में पढ़ते पढ़ते उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि पहले आप बीएड कर लो या बीटीसी कर लो, इसके बाद सोचो अजी अब हम तैयारी करेंगे। होता है ना कि पहले चलो बीएड निपटा लें, बीटीसी और आपका डीएलएड निपटा लें, इसके बाद हम तैयारी करेंगे। वो समय अब नहीं रहा है। अब आपको पहले से ही अवेयर होना पड़ेगा, पहले से ही होश में आना पड़ेगा, पहले से तैयारी करना पड़ेगी। क्योंकि आपको तो पता ही है, वो तो लेने याद आ रही हैं कि तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना संभलोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो आप स्थिति देख रहे हो कि उधर वो कह रहे हैं कि अब वो 4-4 सीटेट होंगे, 3-3 सीटेट होंगे, और जो है उसका लेवल बढ़ेगा। एक चीज मैं तुम्हें बहुत होश में बता दूं, जब तक सीबीएसई के पास जो है ये नेट इसका आपका सीटेट का एग्जाम है, सीटेट हल्का रहेगा। जिस दिन एनटीए के पास पहुंच गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनके एक्सपर्ट अलग हैं, इनके जो परीक्षा पैटर्न विशेषज्ञ हैं ये कोई हल्के फुल्के नहीं है, बहुत हाई वाले हैं। जिस दिन तुम्हारा सीटेट जो है एनटीए के पास पहुंच गया, और जितना रिजल्ट देख रहे हो ना तुम, अभी से लोग चीख रहे हैं हाय रिजल्ट बहुत कम रहा है, रिजल्ट बहुत कम रहा है। भाई ये रिजल्ट जो है ना ये नीचे आ जाएगा, नीचे, अगर एनटीए के पास गया तो। ये वो संस्था है कि जो वास्तव में, वो कहते हैं ना गधे और घोड़ों को अलग कर देना, ये छटाई का वो फिल्टर लगाएगी ना कि तुमको कतई बाईपास ही कर देगी। तो टिकेगा कौन, जो पढ़ने वाला होगा, सेल्फ स्टडी करेगा, और उससे सबसे बड़ी चीज जिसके अंदर एटीट्यूड होगा, किस चीज का, अपने सब्जेक्ट को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके। क्योंकि एनटीए का एक ही उसूल है, और वो ये है कि हमको प्रोफेशनल बंदा चाहिए जिसका पैशन और प्रोफेशन एक हो। वहां ऐसे नहीं चाहिए कि जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फिर चाहे लेखपाल में मिल जाए, चाहे टीचर में मिल जाए, चाहे किसी में मिल जाए, उनको एक ही इक्वालिटी चाहिए। वो क्या है, पैशन और प्रोफेशन दोनों एक हो, उनको प्रोफेशनल बंदे चाहिए। क्या कहते हैं वो, कि पेशेवर लोग अपने काम को ठीक ढंग से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपने काम की बारीकियां जानते हैं, उन्हें एक्सपर्ट चाहिए। और अगर एनटीए इस पेपर को ले लेता है तो फिर तो जो अगर प्री प्लानिंग होकर तैयारी नहीं किया है वो गच्चा खा जाएगा, संभल नहीं पाएगा। क्योंकि अभी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जब तक आपका समय आएगा सीटेट करने के लिए तब तक एनटीए स्थिति संभाल चुका होगा। तो यही है कि पूरी तरीके से बर्बादियों के मशवरे हैं, फिल्टर लगे हैं, और फिल्टरों से घबराओ मत। और ये ऐसा नहीं कि फिल्टर पहली बार लगे हैं। जब कोठारी आयोग बना था 1964 और 66 में, तब ये चीज जो दौलत सिंह कोठारी थे वो समझ गए थे कि समस्या आने वाली है, सब लोग दौड़ में दौड़ेंगे, भीड़ बहुत होगी, तो किसे पढ़ाना है किसे नहीं पढ़ाना है, भीड़ को रोकेंगे कैसे। तब उन्होंने कहा था ठीक है हम गधों को अलग करेंगे और घोड़ों को अलग करेंगे। वो असल में आपका डिवाइडेशन तो हो ही चुका है। आप ये मत सोचो अभी बहुत गुड स्थिति में हो। वो कैसे हो, अगर आप डीएलएड करते हो तो ये 2 तरीके से होता है, या तो आपका डाइट से होता है या फिर प्राइवेट स्कूलों से होता है। ठीक बीएड का भी ऐसा ही होता है। अगर बीएड जो होता है वो प्राइवेट स्कूलों से भी होता है और इसके बाद गवर्नमेंट स्कूलों से भी होता है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल के, क्योंकि चूंकि दोनों में एंट्रेंस एग्जाम है, एक में बीएड में एंट्रेंस एग्जाम है और जो डीएलएड है उसमें क्या है आपकी मेरिट लगती है। तो सीधी बात है कि जिसके बीए में अच्छे नंबर हैं, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर हैं, वो डाइट में जाएगा, और जिसके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आए हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा। तो कौन गया, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो कहां चले गए, गवर्नमेंट कॉलेजों में। जो बेकार स्टूडेंट हैं वो कहां आ गए, प्राइवेट स्कूलों में। अब जो अच्छे स्टूडेंट हैं अगर उनको घटिया टीचर मिल जाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बात बन जाती। लेकिन हुआ क्या, जो बेहतर स्टूडेंट थे जो गवर्नमेंट कॉलेजों में गए, उनको पढ़ाने वाले भी कौन आए, बेहतर प्रोफेसर आए, वो पीसीएस से सेलेक्ट होके आए। और जो प्राइवेट स्कूलों में गए वहां के टीचर कैसे हैं वो तो आप जानते हो। तो पिछड़ तो आप वैसे ही गए हो, लेकिन ये है कि इसके साथ साथ अगर होश संभाल लिया, होश में आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एनटीए के जो फिल्टर लगेंगे वो वही बच्चे पास कर पाएंगे जो राजकीय के हैं, जो गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़े हुए हैं। यहां मैं एडिड की बात नहीं कर रहा, एडिड में भी मिलावट होती है, लेकिन जो प्योर गवर्नमेंट होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। तो करना क्या है, इन फिल्टरों से डरना नहीं है, खुद को नई जानकारी के हिसाब से अपडेट करना है। तो ऐसा क्या करें, क्योंकि देखो आपको लगा कि समस्या आई,
अब दो बातें होती हैं ना, एक कहावत है ना, कहते हैं कि जब मुसीबतों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है, जब मुसीबतों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है, तब मैदान छोड़कर भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। अब या तो कोई स्टूडेंट मैदान में टिकेंगे या वो मैदान छोड़ के भागेंगे। तो सारी कंडीशन ये कि हर समस्या का समाधान होता है, ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है। एक बार तो पांडवों के जो ग्रुप था उसमें भी हलचल मच गई। बोले अब क्या होगा? बोले कड़ आ रहा है, कड़ के पास तो कवच और कुंडल है, उससे तो जीत पाना ही मुश्किल है, उससे तो मार पाना ही मुश्किल है। पर भाई जो उनके कोच थे उन्होंने माइंड लगाया, ट्रिक लगाई, और फिर क्या हुआ? कड़ को भी निपटाया गया, उसके कवच कुंडल उतारे गए, लिए गए, चाहे वो किसी तरीके से लिए। तो कहने का मतलब ये, समस्या कितनी भी बड़ी हो उसका समाधान है। डर केवल दिमाग में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। जितने फिल्टर हैं वो लगाए इसीलिए गए हैं कि आप उसको पार होके जाएं। और वो कब जाएंगे? जब इनके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। तो बात है कि सर आपने समस्या तो बता दी कि ये समस्या, इसका समाधान कैसे करें? इसका समाधान बहुत आसान है। करना क्या है, जो डीएलएड वाले हैं उनको अपने दिन को 4 हिस्सों में बांटना है। कितने हिस्सों में बांटना है? 4 हिस्सों में बांटना है। और जो बीएड वाले हैं उनको अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटना है। यानी वो तैयारी करेंगे 3 हिस्सों में और डीएलएड वाले करेंगे 4 हिस्सों में। अब कोई कहेगा सर हम तो स्कूल जाते हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 4 बजे आते हैं और रात को थक जाते हैं, हमको टाइम ही नहीं मिलता। तो ठीक है, अगर आपको 4 घंटे भी शुद्ध रूप से पढ़ने के, देखो स्कूल की पढ़ाई नहीं मानी जाती, आपके कॉलेज की पढ़ाई नहीं मानी जाती। अगर आपको 4 घंटे मिल रहे हैं तो आप 1-1 घंटा पढ़ें, और अगर आपको 8 घंटे मिल रहे हैं तो आप क्या करें? 2-2 घंटे पढ़ें, और कम समय मिल रहा है तो वैसे ही बांट दें। मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो जो डीएलएड वाले हैं उनको एक हिस्सा जो है वो कला वर्ग पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? कला वर्ग। और दूसरा हिस्सा क्या पढ़ना पड़ेगा? विज्ञान वर्ग। तीसरा हिस्सा क्या पढ़ना पड़ेगा? भाषा वर्ग। और चौथा हिस्सा सीडीपी। अब आप चाहे इसको सुबह सेट कर लें, शाम को सेट कर लें, दोपहर कर लें, जैसे आपको समय मिले वैसे आपको अपने टाइम टेबल में क्या करना है? ऐड कर लेना है कि आपको 4 हिस्से दिन भर में पढ़ना ही पढ़ना है। कला वर्ग, भाषा वर्ग, विज्ञान वर्ग और सीडीपी। अब कला वर्ग का आपको एक सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे ज्योग्राफी ले लीजिए, चाहे पोलिटी ले लीजिए, चाहे इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे आपका ईवीएस ले लीजिए, करंट अफेयर ले लीजिए। भाषा में क्या करिए? भाषा में चाहे हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, एक ले लीजिए। विज्ञान वर्ग में ऐसे ही विज्ञान में मैथ है, साइंस है, जो ले लीजिए। सीडीपी का भी अपना एक फील्ड है। तो जो इस समय बीटीसी कर रहे हैं या करेंगे तो उनको चाहिए कि वो अपने टाइम टेबल को 4 भागों में बांट दें। उन्हें यह पढ़ना अनिवार्य है, तभी 2 साल में कुछ बात बन पाएगी। और जो बीएड वाले हैं वो क्या करें? वो अपनी पढ़ाई को 3 हिस्सों में करें, जिसमें एक हिस्सा काफी बड़ा कर दें। यानी आप ऐसे ले लीजिए, चलो एक हिस्सा नहीं, आप भी अपने टाइम टेबल को क्या करिए? 3-4 हिस्सों में बांट दीजिए। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में, जिसमें 2 हिस्से में अपना सब्जेक्ट लीजिए। 2 हिस्सों में आपको क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट। क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट चाहे वो एलटी में आ जाए, चाहे टीजीटी में आए, चाहे जीआईसी प्रवक्ता में आए, या केबीएस टीजीटी में आए, केबीएस पीजीटी में आए, एनबीएस में आए। एक चीज और लिखना भूल गया था, एनबीएस नवोदय के स्कूल हैं, उसमें बीएड वाले ही जाते हैं। ठीक है, यहां आपको अपने 2 हिस्से क्या पढ़ने हैं? सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और एक हिस्सा आपको क्या पढ़ना है? जीएस का पढ़ना है। एक हिस्सा क्या पढ़ना है? लैंग्वेज का पढ़ना है। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो आपको 3 ही भाग में पढ़ना है, लेकिन जो तीसरा भाग है बहुत बड़ा होगा, जिसमें सब्जेक्ट आएगा और यहां क्या आएगा? जीएस आएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, और ऐसे ना समझे तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये लीजिए, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि यहां पे कम से कम 70% तो आपको अपना सब्जेक्ट देखना ही देखना है। टाइम में 70% टाइम में अपना सब्जेक्ट देखना है, और इसके अलावा आप अपना 15% में लैंग्वेज, वो 10% में लैंग्वेज और 20% में जीएस आपको लेके चलना है। आपका टाइम टेबल 3 हिस्सों में होगा। एक हिस्सा अपना सब्जेक्ट होगा, एक हिस्सा जीएस होगा, और एक हिस्सा क्या होगा? लैंग्वेज होगा। जो हिस्सा आपका क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, ये काम करिए। तो आपको अपना टाइम टेबल क्लियर करना है। इसके अलावा एक काम आपको और भी करना है कि जो भी आपकी टेबल हो पढ़ने वाली, जिसपे भी आप बैठ के पढ़ते हैं मेज पे तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो मेज की व्यवस्था करिए। मेज के बिना बात नहीं बनती। तो जो आपकी मेज है, इस मेज पे अगर आप क्या कहते हैं डीएलएड वाले हैं या डीएलएड कर रहे हैं, तो एक हिस्से में आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर, आल पीआरटी,
यानी आप डीएलएड कर रहे हो तो केवीएस पीआरटी हो गया, डीएसएसबी पीआरटी हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश सुपर टेट हो गया, जितने भी पीआरटी के एग्जाम अब तक हुए हैं उसके जो 10 ईयर हैं वो आपके एक हिस्से में होने चाहिए, ताकि जब आप मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो तो कम से कम उस 10 ईयर में झांक के देख तो लो कि आखिरकार जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस पैटर्न का आ रहा है। और ठीक ऐसे ही बीएड वालों को करना है कि बीएड वालों की जो यहां टेबल है उस टेबल पे भी क्या होना चाहिए, एक कोने में आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, लेकिन जे किसको चाहिए, नवोदय के होने चाहिए, केंद्रीय वो आपके केवीएफ टीजीटी, केवीएस पीजीटी अपने ही सब्जेक्ट के सारे होने चाहिए। और दूसरे हिस्से में क्या होना चाहिए, कुछ गाइडें आती हैं जो जिनको हम बाजारू किताबें कह सकते हैं, बेकार किताबें कह सकते हैं, विभिन्न पब्लिकेशन की होती हैं, ठीक है वो बेकार होती हैं लेकिन वो एक छोटी सी दिशा दे देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को संस्कृत से एलटी ग्रेड करना है, ठीक है, अब संस्कृत का जितना सिलेबस है वो एक गाइड के रूप में उसके पास आ गया, तो भले ही छोटे रूप में है तो उसका एक रोड मैप है कि यहां इतना ये पढ़ना है, इतना ये पढ़ना है, ये सिलेबस में है। मान के चलो एक नाटक आ रहा है प्रतिमा नाटक, तो प्रतिमा नाटक भले ही 4 लाइनों में उस गाइड में है, तो आपने 4 लाइनें प्रतिमा नाटक की पढ़ के क्या हुआ कि आपको उसकी कथा पता लग गई। अब आप अपनी बुक ले आइए बड़ी करके और उसको ब्रॉड तरीके से पढ़ लीजिए। तो थोड़ी सी ऐसी किताबें आपको रोड मैप बताने के लिए होनी चाहिए, लेकिन पढ़ना किससे, मूल किताबों से, बेसिक किताबों से, संदर्भ ग्रंथों से, यूजी की किताबों से, पीजी की किताबों से, एनसीईआरटी किताबों से। लेकिन एक हल्का सा रोड मैप जो है वो आपको कहां से मिलेगा, वो आपको मिलेगा इससे। तो ये आपकी टेबल पे होना ही होना चाहिए, ताकि पढ़ाई के दौरान अब ऐसा भी नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हैं तो पढ़े जा रहे हैं, अपने 10 ईयर में उठा के ये तो देख लिया कि आखिरकार क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, तो ये काम आपको करना है। और घबराना कतई नहीं है जॉब को लेके कि बीएड किया तो नहीं मिलेगी, बीटीसी करी तो नहीं मिलेगी। हाँ वो बात अलग है अगर कॉम्बिनेशन नहीं है आपका, जैसे कई स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो पता लगा उनका बीएड हो चुका है वो सीटेट टेट कर भी लें तो समस्या क्या है, प्रॉब्लम जो है वो उनकी खत्म नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप मान के चलिए कि उनका बीएड बेकार ही जाता है। वो बात अलग है कि एक नाम के तौर पे डिग्री हो गई, और कुछ लोग तो करते ही डिग्री इसीलिए हैं कि जो है कि बीएड वेड या बीएलएड करके इस तरीके की डिग्री हो जाए। तो कुल मिला के टेंशन करने की कोई बात नहीं है, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखते रहो और जो भी संबंधित भर्तियों का सिलेबस देखते रहो। डीएलएड और बीएड करने के साथ साथ आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। और एक बात बिल्कुल क्लियर है, जब तक तुम ना चाहो तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जब तुम इजाजत देते हो तभी तुम्हारे साथ चीजें खराब होती हैं, गड़बड़ होती हैं, और फिर तुम्हें लगता है कि मैदान छोड़ के भागा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप एक सही ट्रैक पे सही निर्देशन में काम करोगे तो तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां दोष तो आपका भी नहीं है, दोष एक स्कूल सिस्टम का है। आप अगर देखो तो जो सीबीएसई के स्कूल हैं, चाहे वो केवीएस हो गए या एनबीएस हो गए, वो प्रॉपर व्यवस्था करते हैं काउंसलरों की, मेंटर की, ताकि बच्चा क्या है उसको कोई समस्या आए किसी भी तरीके की, कैरियर से संबंधित, पढ़ाई संबंधित, तो उसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन हमारे यूपी बोर्ड में क्या होता है, कोई काउंसलर नहीं होता है, बच्चे की समस्या आ रही है, इसका कोई समाधान नहीं। वो इंटर कर ले रहा है, इंटर के बाद उल्टे सीधे विषय ले रहा है, फिर उसके वही विषय मामला खराब कर देते हैं बीए में जाके, ग्रेजुएशन में जाके, फिर वही मामला खराब हो जाता है पीजी में, और उसका काम बहुत खराब हो जाता है। और यहां तो बीएड में अगर आपका एक सब्जेक्ट सही हो गया तो हर भर्ती परीक्षा में वही सब्जेक्ट आएगा, तो आराम से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सीरियस रहना है, और बस यही ध्यान रखना है कि जो कागज होता है वो अपनी किस्मत से उड़ता है, और पतंग जो है वो अपनी काबिलियत से उड़ती है। किस्मत साथ दे ना दे, काबिलियत साथ जरूर देती है।